इधर से ले लो आप। इधर आओ। जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुंदियाना में पहुंचने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिस सुमित्रा कादियान और अधिवक्ता महोदय अमिता अग्रवाल जी का मैं यहाँ पहुँचने पर अपनी स्कूल की तरफ से अपने प्रधानाचार्य और जो हमारा स्टाफ है और सभी बच्चों की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार स्वागत करता हूँ। एक स्पेशल क्लैप। आज जो मैडम सीजीएम हमारे विद्यालय में आई हैं उसके लिए हम बहुत खुशनसीब हैं, भाग्यशाली हैं कि आप बच्चों को सीजीएम से और अधिवक्ता महोदय से कानूनी साक्षरता कार्यक्रम जो हमारा है कि इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये विशेष कानूनी अधिकारी होते हैं, कानून के बारे में सारी जानकारी इनको होती है। तो जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल में बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको भी थोड़ा बहुत क्या है कानून के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना, कर्तव्यों के बारे में जानकारी लेना, ये हमारे जो अधिवक्ता महोदय हैं यही ये कानूनी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि हमें जो है वो आधी अधूरी जानकारी होती है, पूर्ण रूप से हम उस जानकारी को नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं। तो जो हमारे अधिवक्ता महोदय होते हैं उनके पास पूर्ण जानकारी होती है कानून के बारे में, वो कानून के बारे में आपको जानकारी देंगे। और जो हमारा ये कार्यक्रम है लीगल लिटरेसी प्रोग्राम यानी कानूनी साक्षरता कार्यक्रम, इसके तहत जो हमारे यहाँ पर आपको पता ही है श्री नरेश शर्मा जी भी हमारे इसके बारे में समय समय पर बच्चों को अवगत कराते रहते हैं, उन्हें भी कानून की जानकारी है, वो विशेषकर छात्रों को इसके बारे में बताते रहते हैं। और मैं जो अभी मैडम यहाँ पर आई है, थैंक यू सर। मंच पर आसीन सभी अतिथि महोदय का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया गया कि मैं आपको कानून की जानकारी दे सकूं। जो हमारा मेन टॉपिक है आज जनसंख्या का है, जनसंख्या के जो टॉपिक है उसमें मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी ताकि आप आराम से उस चीज को समझ सके। एक परिवार के अंदर 2 बेटे थे, सब सुनना आराम से। और उसमें एक बेटा पढ़ाई को लेकर केंद्रित था कि मेरे को एक बहुत बड़ा अफसर बनना है, देश के लिए, समाज के लिए, अपने गांव के लिए और राष्ट्र के लिए कोई काम करना है। और जो दूसरा था वो पढ़ने में कमजोर था, वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। उसके पेरेंट्स उसको घर से भेजते थे स्कूल के लिए, लेकिन वो स्कूल में आता, कभी बाहर निकल जाता था, पढ़ाई नहीं करता था, बहुत वीक था। हार के क्या हुआ कि उन दोनों की 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई। जो कमजोर था पढ़ने के लिए वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था, उसने 10th क्लास भी नहीं की, तो उसने 21 साल की आयु प्राप्त की, 25 की। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया तो उसकी एजुकेशन में बढ़ती चली गई, वो एक ऑफिसर लाइन में चला गया। होता क्या है कि जब हमारी एक उम्र पूरी हो जाती है तो संसारिक धर्म भी होते हैं कि हमारी शादी होती है, तो करते ना, पहले घर का काम करेंगे, फिर वो मजदूरी के लिए निकलते हैं और शाम को आके फिर वो आपके लिए काम करते हैं घर पे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक काम है हमारे पास, पढ़ाई का और बेरोजगारी रोकने का, जनसंख्या रोकने का। अगर हम पढ़ाई करेंगे ना तो अपने देश राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। समझ आया कुछ? क्या समझ आया आपको?
कोई भी एक बोल दो, बताओ कैसे सक्षम हो गए? शिक्षित के लिए आपका क्या एम है? वेरी गुड। और उसके लिए आपको क्या करना है? मेहनत और शिक्षा। सबसे 10th के लिए सबसे मेन सब्जेक्ट होता है मैथ। मैथ को क्लियर करना है, ठीक है। और उसके ऊपर अपना कंसंट्रेट बना के रखो। अगर आप कहीं पर आप अपने आप को कमजोर समझते हो ना कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो आपके अध्यापक बैठे, इनसे मदद लीजिए, ठीक है। बैठ, थोड़ा सा ऊंचा मुझे दिखता नहीं। और किस किस के पास लाइसेंस है? अब वो हाथ ऊपर खड़ा करो। किसी के पास नहीं है ना, तो आपने मोटरसाइकिल नहीं चलानी जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो। आप बैठ के यात्रा तो कर सकते हो उसके ऊपर, कि अपने जिनके पास लाइसेंस है उनको लेके जाओ, पीछे बैठ के चले जाओ घूमने के लिए, लेकिन आपने नहीं चलानी। उसका रीजन क्या है? अगर आपसे कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, आपको चोट लग जाती है, तो आपके पेरेंट्स के ऊपर बात आ जाएगी। गाड़ी को तो हम बॉन्ड कर लेंगे पुलिस वाले, सजा किसको मिलेगी? पेरेंट्स को। गाड़ी छूटती नहीं है वो। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो आपको कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा एमएससीटी के अंदर। तब गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। और जब भी जाना है बड़े व्यक्ति के साथ जाना, हेलमेट पहन के, शूज पहन के, बिना हेलमेट के बिल्कुल भी मत जाना। समझ आई? और आपके घर में जो भी व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, आप उसके कागज खुद भी चेक कर सकते हो। क्या उसमें जो गाड़ी चलाता है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, गाड़ी की आरसी वैलिड है या नहीं, इंश्योरेंस जो मेन होता है उसका। थर्ड पार्टी हम क्या करते हैं, जब न्यू गाड़ी निकालते हैं ना, तो आजकल कंपनी 5 साल का इंश्योरेंस कर देती है। उसके अलावा भी होता है 5 साल तो उसका होगा, थर्ड पार्टी का है, आपका तो नहीं है ना। फुल इंश्योरेंस होना चाहिए उसका, तो हर साल उसका फुल इंश्योरेंस होता है। और चौथी बात आती है पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन का रसीद सिर्फ 10-15 रुपए की बनती है, वो 6 महीने की, वो भी होनी बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या एक नहीं है, जैसे आरसी नहीं है, तो जो फाइन है अब आरसी ना होने में 25,000 रुपए तक होने लग गया। डीएल का भी, डीएल का 5,000 का होता है, पॉल्यूशन का 10,000 का है। तो फाइन कौन भरेगा? पेरेंट्स भरेंगे ना। हर जाना तो पेरेंट्स को देना पड़ेगा, आपको थोड़ी ना देना पड़ेगा। इसलिए कभी भी कोई व्हीकल ऐसे मत निकालें घर से जिसके कागज पूरे ना हो। बिना हेलमेट के घर से कभी ना जाएं, और ISI मार्क का ही हेलमेट पहने। दुपहिया वाहन पे ट्रिपल राइडिंग कभी ना करें। करते हो ना, 3 में हम देख लेते, 4-4 में बैठे होते हैं कई बार, कभी नहीं करना चाहिए। दुर्घटना में तो आप भी आओगे, हम तो नहीं आएंगे। समझ आया ये? अब इसको घर जाके देखना, अपनी गाड़ी के पेपर्स कंप्लीट कराना, अगर नहीं है तो पेरेंट्स से। अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है किसी व्हीकल से, आप तुरंत सूचना 112 पे दे सकते हैं। पुलिस ऑफिसर उसमें चौकी में दे सकते हैं, थाने में दे सकते हैं आप इमीडिएट। अगर रास्ते में हम जा रहे हैं और किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करोगे? चले जाओगे वहां से? हेल्प करोगे ना? तो उसके लिए क्या करोगे आप? 1073। अगर आप हाईवे पे हैं, नेशनल हाईवे पर, तो 1073 पर फ्री कॉल दे देंगे, ठीक है। उनको डिटेल्स दे देंगे, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। आपके जो भी आप सूचना देंगे उसको हम कंसील करके रखते हैं। आप ये मत समझना कि आपने बताया तो आपको हम पार्टी बना लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सूचना अगर हम समय पे दे दें तो उस व्यक्ति को जिसकी दुर्घटना हुई है हम उसको तुरंत बचा सकते हैं। और अगर हम उसको छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? उसके बाद कोई भी आ सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती। तो एक मानवता का काम हमें ये भी करना है। समझ आ गया?
1073 नेशनल हाईवे नंबर है, ये याद रखना। और अगर आप अपने एरिया में हो, गांव में हो, शहर के अंदर हैं, तो 112 डायल कर देना या 100 नंबर पे डायल कर देना। लेकिन आपने उसकी मदद करनी है, छोड़ना नहीं है। उसकी वीडियो रील नहीं बनानी कि यहाँ हमने एक्सीडेंट देखा, ये हो रहा था, ऐसा नहीं करना। हमेशा मदद के लिए आगे आइए। अब तीसरा बात आती है, वैसे मोबाइल कौन यूज करता है? सारे ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, करते हैं। बहुत आजकल गंदी आदत पड़ी है, फिंगर चलती रहती है हमारी। उससे बहुत सारी हानियां हमारे लाइफ में हो सकती है। कल की एक न्यूज सुनी है, न्यूज़पेपर में आई हुई है, जिसमें सजा हुई है एक लड़के को 7 साल की। सुना है? बड़ी फेमस हुई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की है न्यूज। उसमें क्या हुआ है कि एक बच्ची मोबाइल देखती होगी, उस बच्ची के साथ क्या हुआ, व्हाट्सएप कॉलिंग आनी शुरू हो गई और वो बच्ची उस कॉल से घबराने लग गई। उसको रिसीव भी करना पड़ता था उसको। उसने उसमें बोला कि फ्रेंड सर्कल बनाओ, कुछ इस तरह की बातें आई। तो उसके फादर ने एक चीज देखी कि मेरी बच्ची फोन को हाथ में लेते घबराती है। उन्होंने नोट की इस बात को और तुरंत सूचना इस बात की कि वो घबरा क्यों रही है बच्ची से ली। बच्ची ने सारी बात बताई कि 2-3 महीने से कोई लड़का उसको परेशान कर रहा है और वो उसको फ्रेंड्स बनाने के लिए प्रेशर कर रहा है। तो ये सूचना जो है CWC के पास गई, पुलिस में गई। फिर एक केस दर्ज हुआ, वो केस कंटेस्ट हुआ। उस लड़के को कल 7 साल की सजा हुई है। कभी भी किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट नहीं करनी है जो आपको जानते नहीं है। और वैसे तो आपको फोन यूज ही नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हैं एजुकेशन के लिए करो उसको। इंस्टाग्राम पे वो स्नैपचैट आती है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी फोटो लगा के आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, उसका मिसयूज होता है। आपको कोई कहाँ पर प्लांट कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे क्राइम बन जाएंगे। कई बार हम फोटोज खींच लेते हैं अपने फ्रेंड्स की, खुशी में तो खींचते हो ना, जब फिर लड़ाई होती है तो क्या करते हो, तेरी फोटो सेंड कर दूंगा कहते हैं ना, वो क्राइम है। बिना किसी अनुमति के उसकी आप उसको सेंड कर रहे हो और दूसरा उसको मिसयूज कर रहा है, तो आप भी फंसोगे, वो तो फंसेगा। तो सजा कितनी होगी पता है? 10-10 साल हो जाती है अब। और इसकी कंप्लेंट कहाँ जाती है? जो माइनर बच्चों की होती है। पता है? कुछ नहीं पता। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी किस किस को पता है? किसी को नहीं पता। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो 18 साल से कम आयु के बच्चों को साथ कोई भी अगर अनहोनी हो जाती है तो वहाँ पर उन बच्चों को ले जाया जाता है काउंसलिंग के लिए, और वो कमेटी पूरा वर्क करती है सुनवाई तक उसके लिए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है कहाँ पर है? रेड क्रॉस मार्केट, सेक्टर 17, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में। कभी कोई गया है बच्चा उसमें विजिट किया है? करना चाहिए बेटा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से सर आते हैं, रंजन सर, वो तो सेमिनार लगाते हैं हर महीने में 2, जहाँ तक हमें नॉलेज है इस चीज़ की। यहाँ पे आए हैं कभी? प्रीति मैडम और रंजन सर नहीं आए अभी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेन काम यह है कि कोई भी विक्टिम, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, जो 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं, अगर उनके साथ कोई भी गलत काम हुआ है, कोई पीछा करते उसको तंग करता है, कोई मोबाइल के लिए तंग करता है, कोई उनका MMS बनाता है, तो आप उसकी सूचना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दे सकती हो। वो कैसे दोगे आप? हेल्पलाइन नंबर पता है चाइल्ड का? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है उसका नंबर। आपके ना शायद मैं बाहर से एंटर कर रही थी तब लिखा हुआ है वहाँ पे 1098। अगर आपका कोई पीछा करता है, कोई आपको प्रेशराइज करता है कि आप मेरा फ्रेंड बनो, मोबाइल पे तंग करता है आपको,
ठीक है, या फिर कोई अपने शरीर के गुप्त अंग को दिखाता है तो आप उसकी कंप्लेंट 1098 पर कर सकते हो। वो फ्री नंबर है, आप अपने मोबाइल से करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है। आपकी डिटेल उनके पास चली जाएगी, वो आपके पास यहीं पर आएंगे, फिर आपकी सारी सूचना लेके फिर कार्रवाई करते हैं। तो आपने कब मदद मांगनी है? जब आप किसी भी, अब आपने समझते हैं ना कि परेशानी में है 1098 का, तब आपने यूज़ करना है। ये नहीं कि कभी भी कर दूं कि आज हमें देखते हैं कि 1098 यूज़ होता है या नहीं होता, ऐसे नहीं करना। अगर आपको कोई भी व्यक्ति बार बार पीछा करता है, पड़ोसी तंग करता है, कोई रिश्तेदार तंग करता है, और आपने एक बार उसको बोला, पेरेंट्स को बोला, तब भी नहीं मान रहा, तब आपकी 1098 पे भी कॉल कर सकते हैं, 112 पर भी कॉल कर सकते हैं। कभी कोई हुई है ऐसी घटना किसी के साथ कि कोई पीछे करते आ गया हो मोटरसाइकिल पे, उसने हाथ पे नंबर लिख के दिया होगी, ये इस पे कॉल करना या मेरे को अपना नंबर दो, ऐसा कुछ हुआ है? होना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, होगा तब नहीं अगर जैसे आप स्कूल की छुट्टी होती है, यहाँ से जाते हैं ना, तो आप तो एक ही एरिया के सारे बच्चे हैं शायद, तो आगे पीछे जाते हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति नजर आती है तो आपने सबने एक हो जाना है, आवाज लगाओ, ठीक है, तब ये घटना घटित नहीं होगी। वहाँ पे क्या किया जाता है, CWC में बच्चे की काउंसलिंग करते हैं हम, उसके ऊपर उसके साथ जो भी घटना घटित हुई है ना, उससे पूछी जाती है, फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो सारा वर्क करती है, उसको कंपनसेशन भी दिलाते हैं हम बच्ची को, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई। लेकिन जो भी आप बात हमें बता रहे हैं कमेटी को, वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि सच होनी चाहिए, ये नहीं कि प्लांटेड। झूठ नहीं बोलना वहाँ पे बिल्कुल भी। अगर झूठ बोलोगे तो उसकी भी सजा आती है, अगर सच बोलोगे तो उसको हम न्याय दिलाते हैं और लास्ट तक उसके लिए फाइट करते हैं। समझ आ गया इतना? yes, अब कोई ऐसा काम नहीं करना जो परिवार के लिए या समाज के लिए गलत है। अब पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। किसी ने कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना। कोई क्वेश्चन किसी को? अब मैडम रास्ते का मैडम अधिवक्ता महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी मैडम ने दी है कि कैसे सक्षम और एक्सक्रम बना जा सकता है, कि पढ़ाई वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप लोग सक्षम बन सकते हो और अच्छे अधिकारी बन सकते हो। इसके अलावा भी मैडम ने आपको कानूनी रूप से बहुत सारी जानकारियां दी हैं कि क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं इस समाज में और उनसे कैसे बचा जा सकता है, उन समस्याओं का निराकरण क्या हो सकता है, वो मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई है। इसके लिए मैं मैडम का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं हमारे नरेश जी को बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पे आए और बच्चों को 2 शब्द वो भी बोले। रिस्पेक्टेड CJM मैडम, अमिता जी, प्रिंसिपल सर और स्टाफ मेंबर, आज यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं कि कानून के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान मिल सके। इतने छोटे समय में इतना ज्ञान तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैडम ने अपने थोड़े समय में बहुत चीज़ें आप लोगों को बताई जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि ड्राइविंग नहीं करनी, 18 साल से कम बच्चे हैं या हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए तभी आप गाड़ी चलाओ। तो इन सभी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप 18 साल से कम आयु के ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हो या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका आपके पेरेंट्स को ही हर्जाना भरना पड़ेगा, उनकी कोर्ट में तारीख लगेगी, उनको सजा होगी। तो मैं अक्सर आपको इस बारे में भी बताता हूँ और ये भी बताते हैं जो पोक्सो यानी कि चाइल्ड वेलफेयर और पोक्सो के बारे में भी जो मैडम ने बताया अभी कि जो बच्चे 18 साल से कम है, माइनर हैं और वो इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी प्रावधान है और मैडम ने आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू मैडम।
हमारी सीजीएम मैडम मिस सुमित्रा कादियान जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर हमारे बच्चों को भी थोड़ी प्रेरणा दें। सबसे पहले तो मैं आपके प्रिंसिपल सर का और आपके यहाँ उपस्थित जितने भी आपके टीचर्स हैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ और उन सबसे माफ़ी भी मांगती हूँ क्योंकि आज हमने 11 बजे का समय दिया था लेकिन हम लोग लेट हो गए। आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ मैं उस चीज़ के लिए कि हम लोग लेट आए, आप लोगों को इतनी देर बैठना पड़ा, आप लोगों की क्लासेस का नुकसान हुआ। अब आगे आपसे बात करते हैं। आज हमारे समाज में कितने सारे मुद्दे चल रहे हैं ये आप लोगों को सबको पता है। जनसंख्या वृद्धि तो है ही है एक मुद्दा हमारा, ट्रैफिक रूल्स भी बच्चे फॉलो नहीं करते, ड्रग्स के इश्यूज भी हैं, चाइल्ड मैरिजेस भी हैं और पोक्सो से रिलेटेड क्राइम भी हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जनसंख्या वृद्धि के बारे में मैं आप लोगों से सबसे ये कहना चाहती हूँ, आप लोग सब लिखते हो ना ऐसे जनसंख्या वृद्धि, सुंदर सुंदर लिखते हो, पहले कारण लिखते हो कि जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है, फिर अपने सुझाव भी देते हो। तो बेटा मेरी आप लोगों से ना सबसे एक विनती है, आप जो वो ऐसे लिखते हो ना उसको सिर्फ आपने सोचना नहीं, सिर्फ ये सोच के नहीं लिखना हमें नंबर मिलेंगे, उसको हमने सच में गौर करना है उन कारणों पे कि क्या कारण है, क्यों बढ़ रही है हमारी जनसंख्या और इसके क्या क्या नुकसान हैं। और फिर हमने आसपास वालों को, अपने घर वालों को, पड़ोसियों को, सबको जागरूक भी करना है, उसके बारे में बताना है हमें। कई बार क्या होता है कि परिवार में लड़का नहीं है, इस वजह से भी लोग एक के बाद एक करके बच्चे करते रहते हैं नहीं, पता है ना आप लोगों को। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों को पढ़ाई का मौका मिल रहा है, देखो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो आप लोग, इतने बढ़िया टीचर्स हैं आपके, तो आप लोगों की भी जिम्मेवारी है कि जो ऐसा कर रहे हैं ना आप उनको समझाओ। उनकी समझ में और आपकी समझ में फर्क है ना। आप स्कूल आते हो सकता है वो बेचारे कभी स्कूल ना गए हो, उन्हें मौका ही ना मिला हो। आप लोगों को पता है ना कि अब जितने ज्यादा बच्चे होंगे, हमारे संसाधन तो सीमित हैं, उतना ही प्रेशर बढ़ता है हमारी पृथ्वी पे। फिर हम अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। फर्टिलाइजर्स से क्या होता है आप लोगों को पता है, फिर बीमारियां बढ़ती हैं ना, तो हमें खाने के लिए अच्छा भोजन मिलता है ना, जलवायु साफ रहती है, पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिलता। तो ये आप लोग सबको समझाओ। अगर आप अपने आसपास किसी को देखते हो ना कि किसी के घर में ज्यादा बच्चे हैं और उनकी और भी मतलब लड़के के उसमें वो और करने की वो है, तो आप लोग उनको प्रेरित करो, बताओ उनको, आप लोगों की जिम्मेवारी है ये। और फिर आप लोग सब एक ये भी सोचो कि अगर एक लड़के के लिए 6 लड़कियां हैं किसी परिवार में, तो ये आप लोगों को पता है हमारा सामाजिक सेटअप जैसा है, लड़के की कितनी सारी जिम्मेवारी हो जाती है। तो वो जो 7वां लड़का होगा वो जिम्मेदारियों के चक्र में ही पिस के रह जाता है। इस बात को भी सोचना चाहिए, माँ बाप को भी सोचना चाहिए। कल को जब आप लोग बालिग हो जाओगे, जब आप लोगों की शादी की उम्र आएगी, तब आप लोगों ने खुद भी ध्यान रखना है कि बच्चा एक ही अच्छा, एक होगा, आप उसको सारी सुविधाएं दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा खाना दे पाएंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ जो जनसंख्या वृद्धि का एस्से है उस एस्से को सिर्फ लिखना नहीं है आप लोगों के कि पेपर में आ गया और आपने लिख दिया, आप लोगों ने उसके ऊपर गौर भी करना है, अपने आसपास वालों को सबको बताना भी है। ट्रैफिक के बारे में मैडम ने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जब भी हम कोई, आपके पास पड़ोस वाले या आपके पेरेंट्स जब भी आप कोई साधन लेके चलते हैं घर से बाहर, तो आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोल्यूशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। ये तो सारी चीज़ें उनके लिए हैं जो चलाने के लायक हैं, जिनका DL बना हुआ है। अब आप लोगों को पेरेंट्स दिला देते हैं व्हीकल, एक्टिवा दिला दी, मोटरसाइकिल दिला दी, आप लोग क्या करते हो बाहर निकलते ही, ये ले घुमा दिया हमने, रेस दे दी, करते हो ना स्पीड से। सबको यूँ लगता है कि आज तो मैं बड़ी स्पीड से चला, बड़ा मज़ा आया, आज इतनी स्पीड से चलाई मैंने। चलाते हो या नहीं चलाते? करते हो ना कोशिश ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कि आज तो मैंने बाइक ना 100 की स्पीड से भगा दी,
नहीं करते? अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करते हो तो बेटा एक बार सोचा करो, आप लोगों को माँ बाप ने जो चीज़ दिलवाई है आपकी सुविधा के लिए दिलवाई है। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे माँ बाप को अपने उस अफसोस हो कि हमने दिलवाया ही क्यों इनको ये व्हीकल। और वो जो रोड पे हर जगह लिखा होता है ना, दुर्घटना से देर भली, उस बात पे हमने गौर करना है, सिर्फ पढ़ के ऐसे इग्नोर नहीं कर देना। और कहते हैं स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, तो कभी भी मतलब आप लोगों ने ओवर स्पीड से नहीं चलना है। आप लोगों की जो प्रेस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट है ना, हमने उसको फॉलो करना है। स्पीड से चलने में और एक नॉर्मल स्पीड से चलने में ना, आप लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 15-20 मिनट का फर्क पड़ता है। कि स्पीड से चल रहे हो 15 मिनट पहले पहुंच गया, आप 15 मिनट बाद पहुंच रहे हो। लेकिन अगर 1% कोई एक्सीडेंट हो जाता है बेटा, तो फिर क्या होगा? जो स्पीड से चल रहा है हो सकता है वो तो जल्दी ऊपर ही पहुंच जाए भगवान के पास में। ये जो जीवन आप लोगों को भगवान ने दिया है ना, ये कीमती है। उसमें 10,000 रुपये फाइन है, कोई कंसेशन नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, वो आप लोगों को पे करना ही करना पड़ेगा। आप लोग तो अभी अर्न नहीं कर रहे, तो आपके पेरेंट्स को करना पड़ेगा, उनकी पॉकेट पे जाएगी वो बात। तो हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे पेरेंट्स को यूँ लगे कि हमने इनको गलत दिला दिया कोई व्हीकल, ठीक है। और व्हीकल आप लोगों ने यूज़ 18 के बाद ही करना है, जब आप लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएं, ठीक है ना। और ड्रग्स के बारे में आप लोगों को सबको पता ही है कि दारू सिगरेट कोई पीता है आप लोगों में? किसी टीनेजर को, मतलब आप लोगों की उम्र वालों को, किसी को यूं लगता है कि लो मैं भी चख के देख लूं कैसी लगेगी? एक दूसरे को कहते भी होगा चख ले, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसे कहता है ना कि तू दोस्त नहीं है क्या मेरा, ले ले, तो आपने कहना है कि अगर तू दोस्त है तो मेरे लिए छोड़ दे, वरना ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है बेटा आप लोगों ने सबने। ड्रग्स से, किसी भी तरह का नशा हो, ये आप लोगों का बेटा सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं, कुछ करने लायक नहीं छोड़ते आप लोगों को। एक बार अगर आप लोगों ने शुरुआत कर दी ना, फिर आप बाहर ही नहीं निकल पाते हो इन चीजों से। आपको वो तलब लगी रहती है उस चीज की जिसकी आपको आदत हो जाती है। तो इन चीजों से तो आप लोगों ने बहुत दूर से निकलना है। और अगर कोई आपके आसपास, आपके घर में या पड़ोस में कोई ऐसा करता है बेटा, तो उसको भी समझाना है आप लोगों ने कि आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। और ड्रग्स के रिगार्डिंग बेटा, अगर कोई ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम है ना, तो उसको आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो। आप नंबर नोट करो, मैं आपको नंबर बता रही हूँ। अगर कोई गलत तरीके से खेती कर रहा है, जैसे अफीम की खेती करते हैं ना कहीं, आप लोगों को पता चल जाता है, तो आप लोगों ने इनको रिपोर्ट करना है। मानस करके है, हेल्पलाइन नंबर है 1933, और इनकी वेबसाइट है www.manas.gov.in। अगर ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी क्राइम कहीं हो रहा है या कहीं कोई इलीगल कल्टीवेशन हो रही है ड्रग्स की, तो आप लोगों ने या तो इस वेबसाइट पे बता दो या आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बता दो। और ऐसे ही अगर किसी को रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, आप लोगों को पता चलता है कि कोई ड्रग्स लेता था लेकिन अब वो छोड़ना चाह रहा है, एक तो जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है ना यमुनानगर में, उसमें डी एडिक्शन सेंटर है, आप उसको उसके बारे में बता सकते हो कि आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको एडमिट करेंगे, आपको ट्रीटमेंट देंगे। एक आप हेल्पलाइन नंबर और है, आप वो और नोट करें, 1446। अगर किसी को किसी तरह की काउंसलिंग चाहिए ना, ड्रग्स से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो छोड़ना चाह रहा है, किसी भी तरह की उसको काउंसलिंग चाहिए, तो ये हेल्पलाइन नंबर है। और एक नंबर और नोट करें बेटा, हमारा नालसा का हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी को किसी भी तरह की कानूनी असिस्टेंस चाहिए, 151000।
15100। तो हम सब ने ड्रग्स से बहुत दूर रहना है, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें मैं लड़कियों से करती हूँ। आप लोगों ने ना मतलब घबराना नहीं होता कभी भी कि मैं तो लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। आप सब कर सकते हो। भगवान ने एक जैसा बना रखा है, वही 2 हाथ इनके हैं, वही 2 हाथ तुम्हारे हैं। सेम सेम है ना सारी चीजें, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें। तो हमने नहीं घबराना कि मैं नहीं कर सकती ये। आप सारे काम कर सकते हो, जो आप मन में ठान लो ना बेटा, वो हर काम कर सकते हो। और हमने एक दूसरे की हमेशा मदद करनी है। अगर कहीं कोई गलत कर रहा है ना, तो हमने चुप नहीं बैठना और ये कह के आंख बंद करके नहीं निकलना मेरे साथ थोड़ा ही हो रहा है। आप लोगों ने साथ खड़े होना है, एक दूसरे का साथ देना है, उनकी मदद करनी है। घबराना कभी भी नहीं है किसी भी चीज से, डटकर मुकाबला करना है। अगर कोई इंसिडेंट किसी के साथ हो जाता है तो हमारे समाज में क्या होता है, हम लड़कियां भी खुद यही सोचते हैं कि ना मैं बताऊंगी तो यूँ लगेंगे जरूर इसी की कोई गलती थी। ये सोच अब हम लोगों ने नहीं रखनी बेटा, इस सोच को छोड़ो। आप लोगों की किसी की कोई गलती नहीं है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो गया, गलत वो है जिसने किया है। आप लोगों ने सबको आपने पुलिस को बताना है जाके। अगर आप चुप रहोगे तो जिसने गलत किया है उसकी हिम्मत बढ़ेगी। आज एक के साथ किया, कल दूसरे के साथ करेगा वो। तो इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल भी चुप नहीं रहना है। हम लोगों ने अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है, तो हमने उसकी सूचना पुलिस को दे, पहले अपने मम्मी पापा को बताना है। अगर मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं हम नहीं बताएंगे, तो आप लोगों ने उनको भी समझाना है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने उसको पुलिस को बताना है, पुलिस को सूचना देनी है, उसकी FIR करानी है, ठीक है। डर के घबरा के कभी भी कुछ नहीं करना हम लोगों ने, ठीक है। और आप लड़कों से भी मैं सबसे ये कहूंगी, आप लोग ये मत सोचा करो कि हम सुपीरियर हैं, हम लड़के हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं और ये लड़की हैं, ये तो चूल्हा चौका करेंगी। इस सोच को छोड़ दो। अब आप लोगों का आने वाला भविष्य अगर आप चाहते हो अच्छा हो, शादी के बाद का जीवन, तो ये मत सोचा करो ये आप लोगों के बराबर हैं। आप लोग तो पहले भी पढ़ते लिखते थे, ये अब पढ़ लिख रही हैं, तो इनकी सोच बदल रही है। तो आप लोग भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी सोच को बदलो कि हम लोग बराबर हैं। अगर इनको मदद की ज़रूरत हो तो हम करेंगे, हमें मदद की ज़रूरत हो तो ये करेंगे हमारी मदद। हम दोनों बराबर हैं, लड़का लड़की एक समान है, सब बराबर हैं। मैं सुपीरियर और ये इन्फीरियर, ये चीज़ नहीं सोचनी हम लोगों ने, ठीक है। और यही आप लोगों के लिए भी, अगर आप लोग भी कहीं देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप लोगों ने भी ना चुप नहीं रहना। कहते हैं ना कि जो अन्याय को सहन करता है वो भी उसमें भागीदार बन जाता है। तो हम लोगों ने इसमें भागीदार नहीं बनना है, ठीक है। जो भी गलत हो रहा है हमने बताना है, उसको रिपोर्ट करना है। और हम लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन करना है हमेशा, जो हमारा फर्ज है। अभी आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने मन लगा के पढ़ाई करनी है सबने, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अपने टीचर से पूछें, मन लगा के पढ़ाई करें, कुछ अच्छा करें जीवन में। देश की जिम्मेवारी आप लोगों के कंधों पे है, समाज की जिम्मेवारी आप लोगों के कंधों पे है। कर्तव्य से कभी पीछे नहीं मुड़ना हम लोगों ने। आप लोगों को बस अब एक छोटी सी कहानी सुना के मैं खत्म करती हूँ। एक बार ना 2 लड़के थे। कितना कुछ सीखा था? क्या सीखा? हाँ, अच्छा लगा आप लोगों के स्कूल में आके। आप लोगों का स्कूल भी अच्छा है, आप लोग सब बहुत अच्छे हो। खूब मेहनत करो, मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। देश का नाम रोशन करो। हार्दिक आभार CGM मैडम का, जिन्होंने कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, कानूनी रूप से जानकारी दी और कर्तव्य प्रधानता के बारे में बताया। और मैं उम्मीद करूंगा बच्चों से भी कि वो आज कुछ ना कुछ जरूर प्रेरित हुए होंगे और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे अपने जीवन में और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर स्पेशल कैप मैडम के लिए। और अब मैं अंत में अपने प्रधानाचार्य महोदय श्री प्रीति सैनी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो CGM मैडम का धन्यवाद करें। श्री प्रीति सैनी।
आज के इस कार्यक्रम में शामिल सीजीएम मैडम, उनके साथ आए नीता जी, मेरे विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य व मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी प्रोग्राम रहा है। जैसे भी मैडम जी बोल रहे थे कि आपकी पढ़ाई का नुकसान हुआ, ये ऐसा नहीं है। वो पढ़ाई छोड़ के उन्होंने जो यहाँ पे सीखा वो उस पढ़ाई से ज़्यादा कीमती था, उसकी ज़्यादा कीमत थी। मैडम का जो शेड्यूल होता है वो बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, ऐसा हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैडम हमारे विद्यालय में आई, अपना बहुत कीमती समय निकालकर, उस समय में से समय निकालना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी काम छोड़ के आना होता है, तब हमारे यहाँ पे आई। और हमारा जो विद्यालय है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर है, तो यहाँ के लिए हमारे बच्चों को मार्गदर्शन मिला। मैं मैडम का तहे दिल से आभार करता हूँ। अभी सभी बच्चों की तरफ से, सभी स्टाफ मेंबर की तरफ से मैडम का हार्दिक आभार। और एक बात मैं मैडम को बताना चाहता हूँ, अभी हमारे बच्चों ने हमें 2 दिन पहले पता लगा था कि कोई कंपटीशन कराना है, तो हमने एक रोड सेफ्टी का विषय रखा, उसमें हमारे बच्चों ने पेंटिंग की थी, वो अभी आपके साथ एक पिक लेना चाहते हैं। दूसरा, हमारे विद्यालय के बच्चे स्टेट लेवल के सभी प्रोग्रामों में पार्टिसिपेशन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में तो करते ही करते हैं, चाहे कोई 15 अगस्त हो, इन्होंने सीएम तक और गवर्नर तक के प्रोग्रामों में पार्टिसिपेशन की है। और हमारे पास कई बार संसाधनों का भी अभाव रहता है, लेकिन फिर भी हमारे स्टाफ सदस्य मिलकर कहीं ना कहीं से संसाधनों की व्यवस्था कर लेते हैं और अपने बच्चों को जहाँ तक उनको जाना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसी कंपटीशन में हो, या कोई किसी कैंप में जाना हो, हमारे बच्चे वहाँ पर पार्टिसिपेशन भी करते हैं और वहाँ का प्राइज भी लेते हैं। अभी लास्ट सेशन में 2024 और 25 का जो सेशन गया, हमारे विद्यालय जो था सीएम ब्यूटिफिकेशन में जिला में प्रथम आया था। और ये सभी बच्चों का और मेरे स्टाफ मेंबर, इसके साथ ही यहाँ का जो रिजल्ट है वो भी 100% रहता है। अभी भी हमारा कोई भी बच्चा 10वीं में और 12वीं में फेल नहीं हुआ, सिर्फ 2 बच्चों की एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई और उनकी काउंटिंग हम पास में करते हैं। तो इसके लिए भी मैं अपने सभी बच्चों का और अपने सभी स्टाफ को और इसके साथ ही मैं मैडम से निवेदन करूँगा कि जब भी हम अपने विद्यालय में कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम करें, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे विद्यालय में ज़रूर आएँ और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। अभी प्रधानाचार्य महोदय ने आपके सामने अपने स्कूल की अचीवमेंट्स, जो उपलब्धियाँ हैं, उनको गिनवाया, और वाकई में ये सच है कि हमारे जो बच्चे हैं बहुत मेहनती है, स्टाफ हमारा बहुत मेहनती है। और सबसे बड़ी बात हमारी ये है जी कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं बहुत ही सैद्धांतिक और वैज्ञानिक व्यक्ति हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। तो पेंटिंग चित्र इन्होंने बनाए हैं और बहुत ही अच्छे सुचित्र बने हैं। ये सब बच्चों की मेहनत और हमारे संजीव सर हैं जो मैडम से निवेदन करूंगा कि वो हमारे कार्यालय में सर के साथ पहुंचे और हमें चाय पानी का थोड़ा सेवा का मौका दें। पानी वगैरह दे दो।